Hello, good morning, dear students. Today we are going to start your lecture number 2 of 9th class NCERT, that is chapter number 5. As you know, हम लोग कल पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, कल पढ़ाई कर रहे थे इस बारे में। बेसिक बेसिक बातें हम इसके बारे में देख चुके हैं। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ, मैंने दिखाया है तो आपने देख ली बेसिक बातें। ठीक है, और समझ ली है एंड एनसीईआरटी भी रीड कर ली होगी साइमल्टेनियसली, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग स्टडीज के लिए सीरियस हैं। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ कि आपके ब्रेन को फूड की रिक्वायरमेंट है और फूड हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन आप अगर उसको ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना फूड प्रोवाइड करने का। कंटिन्यूअस खाना दे रहे हैं, आप डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे। देख लो, फिर सॉर्ट आउट कर पाओगे उन डाइजेस्टिव इश्यूज को। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज का काम हमको आज ही करना है। ठीक है, कल तक के लिए उसको टाले नहीं, लेकिन मतलब कि आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, है ना। ऐसी चीजों से बचा कीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो सिर्फ 9th क्लास का सिलेबस नहीं है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो आगे बढ़ता जाएगा डे बाय डे, और अगर चीजों को अभी से क्लियर नहीं की तो चीजें इकट्ठी होती जाएगी और फिर क्या लगेगा, उस पर जंग लग जाएगा। समझ रही हो चीजों को। सो आज की चीज यहाँ स्टडी करी, लेक्चर लिया कहाँ पे, ऊपर आपके आका और नीचे आपके काका। हमारे चैनल पे आपने, अगर आपने वीडियोस देख ली, ठीक है, फिर एनसीईआरटी को रीड किया, कोई डाउट आया उस डाउट को पूछा, है ना, और उसके बाद समराइज किया। अब चीजों को समराइज कैसे करते हैं, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि चीजों को जो है समराइज कैसे करते हैं। एक मेथड है, दैट इज फ्लो चार्ट मेथड। कौन सा मेथड है? दैट इज फ्लो चार्ट मेथड। ठीक है, फ्लो चार्ट। अब ये मेथड है क्या? ये मेथड वो इजी मेथड है जिससे चीजों को बहुत ही इजी कर दिया जाता है। जब आप लोग पढ़ेंगे, एक बार आपने पढ़ लिया, बार बार उस चीज पे जाएंगे क्या? एनसीईआरटी बार बार खोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना टाइम आप लोगों के पास थोड़ी बचेगा रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करने का बेस्ट मेथड है फ्लो चार्ट मेथड। ठीक है, इसमें हमको करना क्या है, जैसे हमें पता है कि फिफ्थ चैप्टर क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। ये हम कल समझ चुके हैं ना, दैट इज सेल। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपके चैप्टर में क्या क्या चीजें दी है, कैसे कैसे दी है, तो ये कुछ इस तरीके से करेंगे हम इसको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, आई गेस पूरा ही हो गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर कोई रह गया हो तो आई विल डिस्कस दैट। डिस्कवरी ऑफ सेल न्यूक्लियस इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सब पॉइंट बता देते हैं हम। सेल वॉल, ठीक है, ये वॉल कर देती हूँ मैं। ठीक है, और न्यूक्लियस की पढ़ी थी हमने डिस्कवरी, न्यूक्लियस। देन और क्या पढ़ा था हमने इसके अलावा? सेल वॉल हो गई, न्यूक्लियस हो गया, और क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल थियोरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एस से याद रखना है, सेल थ्योरी। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? सेल वॉल हो गया, सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल थ्योरी हो गई, और सेल थ्योरी को बाद में डिस्टिंग्विश किया था रॉबर्ट विर्चो ने, तो उसको पढ़ लीजिए, वी फॉर विर्चो थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी है। और किसकी डिस्कवरी पड़ी थी? एक और, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। कल हमने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की थी। ठीक है, जिसमें से 2 माइक्रोस्कोप आपको मिल जाएगी क्लिप्स में कि कैसी दिखती हैं, कैसे थोड़ा बहुत काम करती हैं, है ना।
और अगर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, मैं फिर से कह रही हूँ कि कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग अगर हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहे तो उस शर्त पे आपको और भी ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स देखने को इजीली मिल जाएगी, और नहीं बने रहे तो फिर मार खाओगे और क्या, है ना, क्योंकि काम अगर मार खाने वाले करोगे तो मार ही खाओगे ना फिर। चलिए, फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक अगर हम देखें, सेकंड चीज क्या थी, सेकंड चीज हमारे पास थी सेल्यूलरिटी। क्या थी? सेल्यूलरिटी में क्या पढ़ा था हमने? दो चीजें वही, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये दो चीजें हमने पढ़ ली थी। कि यूनिसेलुलर में एक सिंगल सेल पूरी बॉडी का काम करती है, लेकिन मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होता है। डिवीजन ऑफ लेबर में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज करती है, ठीक है, कंडक्ट करवाती है या करती है। इसके अलावा हमने डाइवर्जन भी पढ़ा था। अगर सेलुलरिटी में हम एक और टॉपिक डालें, दैट वाज डाइवर्जन, मतलब कि अकॉर्डिंग टू लेबर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू वर्क, ठीक है, जो सेल्स हैं वो डाइवर्स करती है, डाइवर्सिटी उसमें पाई जाती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट डिफरेंट साइज की पाई जाएगी। इफ पॉसिबल आज नहीं तो मे बी कल, जैसा भी टाइम मिल पाएगा हमको, हम लोग एक एक्टिविटी थी आपकी एनसीईआरटी में, दैट वाज अनियन वाली, जो एपिडर्मिस दिख रही थी, कोशिश करेंगे उसे करने की, ठीक है, ट्राई पूरा पूरा करेंगे, क्योंकि देखिए चीजें ऐसी है कि आप लोग, वही मैं एक बात बार बार बोलूंगी, कंटिन्यूअस बने रहे बस, है ना, शांति रख के, माथा वाथा नहीं फोड़ना किसी का, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से जाकर के, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर कर दो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। भला कर दो भाई दूसरों का भी, खुद का तो कर ही रहे हो, क्या पता भगवान उनके भरोसे आपका कर दे। चलो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे दैट इज फंक्शनलिटी, ठीक है। फंक्शनलिटी, इसमें हम पढ़ेंगे सेल की फंक्शंस के बारे में। फंक्शनलिटी, सेल के डिफरेंट फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या क्या चलता है सेल के अंदर, क्या क्या कास्केड चल रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा है आपका कोर कंटेंट। क्या है? दैट इज कोर कंटेंट ऑफ सेल, जिसमें मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोर कंटेंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं बच्चों। कोर कंटेंट में हम इंक्लूड करते हैं दो चीजों को, तीन चीजों को, सॉरी, दैट वाज मेम्ब्रेन। सबसे पहली क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। और क्या थी? न्यूक्लियस। और क्या था? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तीन चीजें थी, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अभी तक हम सिर्फ कल की क्लास का रिवीजन मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? कल की क्लास का रिवीजन मार रहे हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपके पास सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिलीज जो है, ऑर्गेनिज्म में मौजूद सेल्स में जो ऑर्गेनिलीज मौजूद हैं, उन ऑर्गेनिलीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें मेम्ब्रेन, तो सबसे एक और पॉइंट लगाएंगे आप लोग, दैट इज मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में बेसिक स्टडी हम लोग कल ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिक स्टडी कर चुके हैं। और इसमें एक और चीज क्या आएगी? सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, सेल ऑर्गेनेली। थोड़ा सा मैनेज कर लेना इसको, जगह नहीं बची थी। और एक चीज और है इसमें, लास्ट एंड फाइनल, दैट इज
यहाँ बना रही हूँ अलग से, इसका भी एक रीजन है। पता है क्यों? क्योंकि ये सारा जो पार्ट है ये है सेल का, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें, दैट इज डिवीजन। सेल डिवाइड कैसे करती है, ठीक है, क्या है? डिवीजन। सेल का डिवीजन, किसका? सेल डिवीजन। ठीक है, अब जिसको भी अगर ये नोट करना है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या स्टडी करना है। पहली बार डिस्कवरी सेल वॉल की, न्यूक्लियस की, सेल थ्योरी, और विर्चू ने जो थ्योरी दी थी वो, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी, सेलुलरिटी के बारे में, और सेलुलरिटी के बाद डाइवर्जन सेलुलरिटी में आ जाएगा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आ जाएगा, फंक्शनलिटी आ जाएगी जिसमें मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाद में आगे हमारा टॉपिक है कोर कंटेंट ऑफ सेल। ठीक है, कोर कंटेंट के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाद है सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली के बारे में है सेल डिवीजन। ठीक है, बस ये चैप्टर खत्म। कि मैम 2 दिन में चैप्टर खत्म कर दिया। कितने लोगों को लग रहा है कि मैम 2 दिन में चैप्टर खत्म कर दिया? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ऐसे ही क्विक रिवीजन करना है आपको कि आपके जब नोट्स बनेंगे, नोट्स हमेशा बनाया करो भाई, क्योंकि आप इतने मल्टी टैलेंटेड तो हो नहीं कि एनसीईआरटी खोली, हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। अब बार बार आप लोग सोचेंगे कि मैम बार बार आप एनसीईआरटी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आपके लिए, आपके लेवल पे एक बेस्ट बुक है, आगे हमारे लेवल पे भी है, कंपटीशन लेवल पे भी है, बट जो बेसिक बेस्ट बुक है, जैसे बेसिक यूनिट कौन सी होती है? सेल होती है ना, वैसे ही बेसिक यूनिट कौन सी है? आपकी एनसीईआरटी। उसको हमेशा पकड़ के रखो, ठीक है, नहीं तो वो आपको छोड़ देगी तो दिक्कत हो जाएगी भाई। आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है, और अगर उसने आपको छोड़ दिया, ठुकरा के मेरा प्यार, इंतकाम फिर तुम देख लेना उसका क्या निकलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बेसिक बातें कर दी, सब गानों में मत चले जाना भाई कि सॉन्ग सुना रही है मैम तो बढ़िया सॉन्ग सुनता है। ओके, सो हमने ये स्टडीज कर ली थी। ये एक सेकंड हम वापस जाते हैं बैक। ये आपको मिल गया था इसका वीडियो कि कैसे क्या चीजें होती हैं माइक्रोस्कोप की, कोई दिक्कत नहीं है, हाई मैग्नीफाइंग चीजें दिखती हैं। और हमने कहां तक पढ़ लिया था? फटाफट देख लो कि कुछ रह तो नहीं गया था, फिर बोलोगे कि मैम ये छोड़ दिया। ये देखिए, ये रहा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किसका बना हुआ है, ठीक है, और फिर उसके आगे हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने स्टार्ट किया था पढ़ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, क्या स्टार्ट किया था हमने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक तरह से सेल की आउटर कवरिंग कहलाती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ओके ओके, तो उसमें हमने चीज पढ़ी थी कि सेल को पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते थे। क्या बोलते थे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर उसको हमने डिस्टिंग्विश किया कि व्हाट इज सेमी। सेमी मतलब कुछ को आने देगी, कुछ को नहीं आने देगी। सो इट टर्म वाज थोड़ा सा क्लीशे साउंड कर रहा था, ठीक है, तो फिर इसको हमने चेंज कैसे किया? बाय सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब मैंने गार्ड अंकल से एग्जांपल देके बताया था आप लोगों को कि सिलेक्शन करती है सेल। क्या करती है? सिलेक्शन करती है कि ये चीजें आएगी या नहीं आएगी। अब मुझे एक बार बताओ, सेल मेम्ब्रेन की क्या मनमानी चलेगी क्या भाई? मान लो एक चीज सुनी आप लोगों ने, विधायक का बेटा, विधायक का ये, विधायक का, अगर विधायक के बेटे हैं तो क्या आने देंगे, और नहीं है तो क्या नहीं आने देंगे? बोलो। नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना, जो अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो मटेरियल वो आने देंगे, और जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है वो मटेरियल वो नहीं आने देंगे। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि बॉडी को कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, कौन सी नहीं है? सो हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। एक ये देखिए, आप आगे देख लीजिए कि जो सेल है वो कुछ एलिमेंट्स की एंट्री को करती है, कुछ एलिमेंट्स की एंट्री को करती है डिस्टिंग्विश, और क्या करती है सेल? एंट्री और एग्जिट दोनों चीजें डिसाइड करती है कि एंट्री कैसे होगी और एग्जिट कैसे होगा। और सेल क्या करती है? इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो चीजों का सिलेक्शन कर रही है कि चीजें कौन सी आएगी और कौन सी जाएगी। ठीक है, बेसिक बात है। कुछ दिक्कत किसी को? कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? चलो,
इसकी बात क्या है कि सब्सटेंस कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, हमको कैसे पता चलेगा। हमने कल बात की थी रेस्पिरेशन प्रोसेस की, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरमेंट से। ये इन्वायरमेंट है, क्या है ये, इन्वायरमेंट है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ भाई, समझ लेना। इन्वायरमेंट है, ये है आप में से ही कोई पर्सन, पहले स्माइलिंग नहीं बनाते इसको, ठीक है, पहले इसको स्माइलिंग नहीं बनाते हैं। इसका फेस हम बनाएंगे कैसा, ये देखना अब। पहले ये सैड है, ठीक है, सैड है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट में नॉर्मल कंडीशन है। अब इसको ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए, ब्रीदिंग एक्टिविटी के लिए। इसे हम ऑक्सीजन देंगे, मतलब हम क्या देंगे, एनवायरनमेंट से वो लेगा। हमारे पास कौन सी फैसिलिटी, खाली वेंटिलेटर पे बिठा करके वो ऑक्सीजन मास्क देने की फैसिलिटी है। तब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, क्यों देना है, वो नहीं देना है ना, ठीक है। बेसिक बात समझो कि इन्वायरमेंट से उसने ऑक्सीजन लिया, और अगर ऑक्सीजन लिया तो साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकलेगी, कहाँ, एनवायरमेंट में। ये साइकिल चल रहा है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। और अगर ये प्रोसेस हो गया तो ये पर्सन कैसा हो जाएगा, ये पर्सन कैसा हो जाएगा, हैप्पी, ठीक है, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड किसकी है, ऑक्सीजन की, और वो उसको मिल गई, ठीक है, तो वो हैप्पी हो जाएगा। ये हो गया, आप लोग भी हैप्पी हो जाओ भाई, ठीक है। अच्छे से ऐसी पढ़ाई करो, ऐसे स्टडीज करो कि स्टडीज बोझ ना लगे, ठीक है, तो बोझ सी नहीं लगनी चाहिए। सो आगे हम पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, CO2 चली गई, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, चल क्या रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एंड व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान लगा के, फ्रॉम इट्स हायर कंडीशन टू इट्स लोअर कंडीशन, ठीक है। पार्टिकल का मूवमेंट है अपनी अधिक सांद्रता, यानी अपनी हायर कंडीशन से, अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की तरफ जाना। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपको एग्जाम्स में कंफ्यूज करते हैं कि मूवमेंट होता कैसे है। जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उन पार्टिकल्स की खुद की ज्यादा कंडीशन से कम कंडीशन की तरफ जाना। मुझे एक बात बताओ, एक प्लेट में 10 रोटी पड़ी हुई है और एक प्लेट में 5 है, ठीक है। आपके पास 8 मेहमान आ गए, 8 गेस्ट आ गए, तो आप क्या करोगे, 5 में से डिवाइड करोगे, नहीं ना, तो आप उसमें से निकाल करके उसमें रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए 12 गेस्ट आ गए, अब 2 गेस्ट और आ गए, साथ में फ्री बच्चे भी आ गए उनके ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो 10 रोटी वाले जो जहां पे रखी है प्लेट में, वहां पे उस 5 में से कुछ रोटियां रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो नहीं करोगे ना कि आप 10 को वहां लेकर के जाओगे, बेवकूफी भरी बात है ये तो। जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। हम क्या बात कर रहे हैं, जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, अपनी अपनी जहां रिक्वायर्ड है वहां जाएगा। बेसिक बात है कि ये डिफ्यूजन कहलाया, ठीक है। ये क्या कहलाया, डिफ्यूजन कहलाया, ये पढ़ लीजिए एक बार। We saw that spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. किसकी, its concentration, its concentration, ये नहीं भूलना है भाई, ठीक है। सब भूल जाओ, ये नहीं भूलना, ओके। एग्जाम्पल है इसमें substance like CO2 and which is cellular waste, क्या है, CO2 cellular waste है, तो वो क्या होगी, excreted out हो जाएगी सेल से, ठीक है। और हाई कंसंट्रेशन कहाँ होगी उसकी, ये क्यों हुई एक्सक्रीट आउट, क्योंकि सेल के अंदर उसकी हायर कंसंट्रेशन थी, तो सेल ने उसको निकाल दिया कि भैया आप सेल के लिए टॉक्सिक हो। अगर एक क्लास में कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट जो है टॉक्सिक होता है, क्या उसको बाहर निकाल दिया जाता है कि चौक, गो आउट ऑफ माई क्लास, क्योंकि वो बाकी क्लास का माहौल जो है वो खराब कर रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही जो चीज हमारी सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, वो जो
मेम्ब्रेन है वो उसको बाहर धक्का देके निकाल देती है, भैया निकलो, आपका काम हुआ और आप निकलो। ठीक है। और क्या होता है, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लो है। मतलब आउटर में क्या है, आउटर में है लो, और कहाँ ज्यादा है, हमारी बॉडी में ज्यादा है, बॉडी में हाई कंसंट्रेशन, हाई टू लो जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हाई टू लो जाने की ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, इन्वायरमेंट था। ठीक है, ढंग से समझो। इन्वायरमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन क्या थी, CO2 की कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। क्या थी, ज्यादा थी। CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो CO2 क्या करेगी, CO2 क्या करेगी, CO2 क्या करेगी, CO2 की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन ने उसको धक्का देके निकाल दिया कि भैया आप निकलो, आप हमारे लिए क्या हो, वेस्ट हो। क्या हो, वेस्ट हो, तो उसे निकाल दिया जाएगा, निकलो, चले जाओ यहां से। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, चलो बढ़िया बात है। इसके बाद क्या है कि अब मूवमेंट होता कैसे है, डिफ्यूजन एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर यही डिफ्यूजन की प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, डिफ्यूजन की प्रोसेस समझ में आ गई ना, अगर यही प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है, उसके द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है, दैट मीन्स क्या होगा, वो प्रोसेस कहलाएगी ऑस्मोसिस। क्या कहलाएगी, ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, किसके थ्रू, सेम प्रोसेस है डिफ्यूजन की, सिर्फ इतना इसमें स्पेशलिटी है कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट, डिफ्यूजन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। किसमें करता है, गैसियस एक्सचेंज में, सेल्स के बीच में। जो सेल्स हैं उनके बीच में गैसियस एक्सचेंज कहां से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्लस सेल, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस शीट बना के चलेगा कि जहां ज्यादा है वहां चली गई, जहां कम है वहां से आ गई। ये सारा काम किससे होता है, डिफ्यूजन से। ठीक है, डिफ्यूजन से होता है और ये डिफ्यूजन जो है वो किसका लॉ फॉलो करता है, मतलब डिफ्यूजन जो है वो होगा, मान लिया, लेकिन सेल में उसे क्या बोलेंगे, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डिफ्यूजन का वहां दिखता है वाटर में। ठीक है, वाटर ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंडीशन से, अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आ गया यहाँ पे कि परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम पहले कहते थे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकलना, मतलब उसके थ्रू मूवमेंट होना, उसके थ्रू अंदर जाना, ये क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस समझ में आ गया ना, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इज दैट क्लियर फॉर यू? मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम्म आगे क्या है, ऑस्मोसिस इज द
net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration. ठीक है, ठीक है. अब चीजें समझो, अब होगा कंफ्यूजन क्रिएट. आपने बोला मैम जहां लोअर कंडीशन है वहां जाएगा, यहां हायर कैसे आ गए? सॉल्यूशन है एक, ठीक है. सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है. मान लो कि मैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बना रही हूँ, ठीक है. मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है आप लोगों को, उसमें 90 ml ऑफ सॉल्वेंट है, दैट इज वाटर, ठीक है. पानी इजीली अवेलेबल है इंडिया में, इसलिए हम पानी को मान करके चल रहे हैं. और सॉल्यूट में हम मान लेते हैं शुगर, ठीक है. शुगर सिरप मान लो, फिर आप लोग बोलोगे कि मैम उसको ml में कैसे मेजर किया, तो वो 10 ml है मेरे पास, ठीक है. 10 ml है सॉल्यूट. अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से मूवमेंट का होगा कम कंसंट्रेशन की तरफ. जहां इसकी ज्यादा है ज्यादा से कम होगा. लेकिन ये उल्टा प्रोसेस होगा सॉल्यूट की टर्म्स में. जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस तरफ होगा. ठीक है, क्लियर है ये चीजें आप लोगों को? तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट की टर्म में तो ये चीज हो जाएगी ऑपोजिट, और अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की टर्म में तो वो चीज वही रहेगी. क्योंकि मुझे एक बात बताइए, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हो गए क्या? क्लियर है ना? अगर 90 ml इसमें वो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट कम है, ठीक है, आ गई समझ? तो चीजें उल्टी हो जाएगी सीधी सीधी सी, ठीक है. क्लियर? ओके. हम सॉल्वेंट की टर्म में बात करेंगे तो वैसे बात करेंगे, और सॉल्यूट की टर्म में बात करें तो कैसे, ऐसे बात करेंगे, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. देखिए फर्स्ट चीज क्या हो जाएगी, अगर सराउंडिंग मीडियम के अंदर सेल की कंसंट्रेशन हाई है, वाटर की कंसंट्रेशन किसकी, सेल की सराउंडिंग में, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर कंसंट्रेशन देन द सेल. कहां पे, ये मीडियम मान लिया, क्या है, मीडियम है, मीडियम, और ये क्या है, सेल है. अगर क्या बोला फर्स्ट कंडीशन हमने कि वाटर कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा है, सेल में, यहाँ पे वाटर ज्यादा है, तो मूवमेंट कैसे होगा, नॉर्मल चीज है, सेल टू मीडियम होगा, ठीक है. सेल टू मीडियम होगा. सेल विल गेन वाटर बाय, देखिए क्या है कि वाटर कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर कंसंट्रेशन, कि अगर मीडियम में कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा है, अगर मीडियम में ज्यादा है, मान लो यहां ज्यादा है तो मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा. लेकिन अगर हम एक और टर्म में बात करें दैट इज डाइल्यूट, ठीक है, दैट इज डाइल्यूट. डाइल्यूट वाले केस में क्या होता है, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होते हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो मूवमेंट कैसा होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है. मैंने बताया था जैसा तुम लोगों को अपोजिट होगा, ठीक है. क्लियर है चीजें? अब मैं अगर बात करूं एक चीज की, कि अगर जहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कंसीडर करती हूँ, इस एरिया पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और ये एक सेल है, सेल में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो वाटर मूवमेंट कैसा होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. द प्रोसेस विल कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है. क्लियर है चीजें आप लोगों को? प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑस्मोसिस कहलाएगी, ठीक है. तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर गया,
और सेल क्या करेगी, सेल स्वेल हो जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल लीजिए आप किशमिश से। किशमिश सबने खाई है, उसको पानी में डाल दो, भिगो दो पानी में, ठीक है, पानी में डाल दो, मॉर्निंग में उठ करके देखना जो इतनी सी किशमिश थी ना पिचकी हुई थी, वो स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है, वो स्वेल अप हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, उसकी जो मेम्ब्रेन थी उसके अंदर वाटर का मूवमेंट हुआ। पानी कहाँ गया, किशमिश के अंदर ही किशमिश थी, मान लो ऐसी कुछ, अब यहां से पानी गया, ठीक है, क्या गया, पानी गया इसके अंदर, ठीक है, पानी जाते ही इस किशमिश की हालत कैसी हो गई, कुछ ऐसी हो गई, ये स्वेल हो गई, ठीक है, क्योंकि वाटर अपनी लोअर कंसंट्रेशन, सॉरी, वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया, ठीक है, वाटर सॉल्यूट ही तो लोअर से हायर गया और अपनी हायर से लोअर गया, ठीक है। अगर यही कंडीशन में देखो किशमिश बनती कैसे, वाइस वर्सा पे जाओ, ग्रेप्स को नॉर्मल कंडीशन में छोड़ दिया, वो सूख जाएंगे, सूख करके क्या बनाएंगे, किशमिश बना, ठीक है, क्लियर है चीजें, नो कंफ्यूजन एट ऑल। चलिए अब वाटर मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है कि कैसे हो, अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन क्या होता है, मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन लीव। हुआ क्या, अगर मान लीजिए किसी एक कंडीशन के अंदर कि दोनों तरफ का मूवमेंट हो रहा है, कभी जा रहा है कभी आ रहा है, तो हम जब नेट चीज निकालेंगे, नेट टोटल, नेट मतलब टोटल चीज निकालेंगे, टोटल चीज क्या होगी कि जितना पानी जा रहा है, ठीक है, जितना पानी सेल में आया, मान लीजिए 100 ml ऑफ वाटर किसमें आया, सेल में आया, ठीक है, लेकिन जो जा रहा है वो 90 ml जा रहा है, ठीक है, तो नेट में डिफरेंस आ गया, जितना आया उससे कम गया, ठीक है, तो वो चीज अलग चीज हो गई, क्या हो गई, द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल। पहले क्या बोला, पहले क्या बोला कि पानी बाहर निकला, इन्होंने खुद कंफ्यूजन क्लियर आपको क्लियर करा है कि पहले क्या हुआ था कि पानी बाहर निकला था क्योंकि कंसंट्रेशन इशू था, और बाद में क्या हुआ, पानी अंदर भी गया, दो मूवमेंट हुए, लेकिन जब हम नेट मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है, ओवरऑल रिजल्ट निकलता है कि वाटर एंटर्स द सेल, पानी कुल मिला के कहा जाएगा, सेल के अंदर जाएगा और सेल क्या होगी, स्वेल अप हो जाएगी। क्लियर है चीजें, नेक्स्ट चलते हैं। If the medium has exactly the same water concentration, एक मिनट अपन पहले वापस आते हैं, एक मिनट, the solution, अब इसमें जो सॉल्यूशन है, हाँ, ये नेक्स्ट, हाँ, सॉल्यूशन होते हैं 3 टाइप के, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं पहले, सॉल्यूशन है 3 टाइप के, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये हमेशा हम केस में किसके बात करेंगे, किसके केस में बात करेंगे, ये हम सॉल्वेंट के टर्म में, किसके, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, आइसो मतलब से। क्लियर है चीजें, चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करें, if the medium has exactly same water concentration of the cell, then no movement, ठीक है, no net movement of the water across the cell membrane, the solution is called what, isotonic solution, जहां पे पानी की कंसंट्रेशन बाहर अंदर दोनों सेम है,
आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा, नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर। ठीक है, ठीक है क्या, the same as the amount going out, so there is no overall movement of the water, the cell will stay the same, सेल जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that is very concentration solution। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मीडियम में, कहाँ पे, ये मीडियम ऑफ सेल है, इस मीडियम में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है वाटर, और सेल में क्या है, सेल में ज्यादा कंसंट्रेशन है। सिंपल सी बात है भाई, क्लियर, क्लियर, बार बार चीजें बोलने की जरूरत ही नहीं, देख लो एक बार। ठीक है, विल द सेल विल लॉस वाटर, सेल क्या करेगी, पानी को खो देगी। मतलब सेल से जो है, सेल से, इसको कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा हटा देती हूँ इसको। ये सेल है, सेल में कंसंट्रेशन जो है ज्यादा है, मोमेंट कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, सेल से पानी खो जाएगा, गुम हो जाएगा, सेल दुखी हो जाएगी। आदमी अगर दुखी होता है, आदमी अगर दुखी होता है तो क्या होता है, सैड होने के बाद एक जगह कोने में बैठ जाता है जाकर के, बैठ जाता है, नहीं बैठ जाता है। ये बात अलग है, अभी कुछ लोग एक्सेप्शंस होंगे केमिस्ट्री की तरह, बोलेंगे नहीं मैम हम तो चिल्ला देते हैं, हमारा मूड खराब हुआ तो हम सबका मूड खराब करेंगे, क्यों? होंगे कुछ एक्सेप्शंस आप लोगों में से भी। तो सिंपल बात है कि जनरली क्या करते हैं, कोने में जाकर के बैठ जाते हैं। तो वैसे ही सेल परेशान होगी, इसे क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को बताया था, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, मतलब हुआ क्या, सेल में कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, अगर सेल में कम हुई दैट विल कॉल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कहा, सेल में कम हुई, दोनों में इक्वल हुई तो इट विल कॉल आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है चीजें, क्लियर है चीजें, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर सब क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अब देखो आगे क्या है कि अगर वाटर क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को बोथ द डायरेक्शन, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, तो क्या होगा, मोर वाटर जो है, ज्यादा वाटर जो है वो रहेगा। ठीक है, सेल के अंदर कंपैरेटिवली जितना एंटर हुआ, मतलब हुआ क्या, पहले हमने क्या बोला कि जितना एंटर हुआ उससे कम बाहर निकला। इसमें क्या हुआ, अगर बाहर निकला भी, किसी कंडीशन में बाहर निकला भी, सुन लेना, तो क्या होगा, ज्यादा अंदर होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब नेट मूवमेंट में ये दिखाई देगा, नेट मूवमेंट में दिखाई देगा कि अंदर आने वाला पानी ज्यादा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, तो क्या होगी, जो एक चीज आप लोग दिमाग में रखो, ठीक है, अगर दो चीजें हैं, अगर जितना पानी आया उतना चला गया, इट विल कॉल्ड आइसोटोनिक। जितना पानी आया उससे कम अमाउंट में गया, ठीक है, उससे कम अमाउंट में गया, सेल स्वेलिंग कहलाएगी। ठीक है, जितना पानी आया उससे ज्यादा अमाउंट में गया, ये कहलाएगी सेल स्वेलिंग। और ये क्या कहलाएगी, सॉरी, अपन एक बार इसको ढंग से देखते हैं, क्लियर दिखेगा नहीं आप लोगों को, इसलिए फर्स्ट टर्म है अपने पास, जितना पानी आया उतना पानी गया, इट विल कॉल्ड व्हाट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा ये, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। सेकंड चीज है, जितना पानी आया उससे ज्यादा पानी निकल गया, सेल हो जाएगी क्या, श्रिंक। ठीक है, और ये वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ये वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका, बताते हैं, एक मिनट रुको। तीसरा कंडीशन की बात कर ले पहले अपन, जितना पानी गया उससे कम पानी गया, जितना पानी आया उससे कम पानी गया, तो ये कहलाएगा
सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर पानी बचा हुआ है ना। सेल के अंदर, अब सेल की टर्म में हम बात करें, सेल की टर्म में बात करें तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट सेल के अंदर हो रहा है, ये बीच में सेल है, ठीक है, ये बीच में क्या है, सेल है। अब सेल में पानी क्या था, इस कंडीशन में क्या था, सेल में कम था, इट विल कॉल, ठीक है, और अगर सेल में पानी ज्यादा है इट विल कॉल, ठीक है, उसकी टर्म में बात करेंगे, जो सेल की टर्म में बात करेंगे। ये आ जाओ यहाँ पे बैक पे, एक बार अपन कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। क्या हुआ, कब बोला हमने कि क्या है, इफ द मीडियम हैज ए लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर देन दी सेल, मीडियम में लोअर कंडीशन है, ठीक है, और सेल में क्या है, हायर कंडीशन है, उस कंडीशन में इट विल कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है चीजें, ज्यादा कोई कंफ्यूजन होने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम एग के साथ एक एक्टिविटी करेंगे कि एग के अंदर वाटर कैसे मूवमेंट करता है। नॉर्मल सी एक्टिविटी है कि क्या होता है, ऑस्मोसिस जब होता है तो जो शेल है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl के अंदर एग को रखेंगे, तो एग की जो शेल है, द शेल ऑफ एग क्या करेगी, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है वो थिन हो जाएगी, ठीक है, और प्योर वाटर में उसको रखेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स क्या ऑब्जर्व होगा हमको, द एग swells up because water pass into osmosis, क्या हुआ, हमने उसको पहले HCl में रखा, क्यों क्यों रखा, क्योंकि एग की जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, एग शेल किसकी बनी होती है, CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, तो वो हार्ड है, डाइल्यूट HCl में डालने पर वो थोड़ी सी लेयर जो है वो थिन लेयर बन गई, क्या बन गई, थिन लेयर बन गई, ठीक है। अब इसको हमको सही करने के लिए, मतलब इसमें हमने वाटर सॉल्यूशन को डाला, अब ये थिन जो लेयर वाली एग है इसको हमने वाटर के सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो ये क्या करेगी, वाटर क्या करेगा इसके अंदर, वाटर क्या करेगा, वाटर जाएगा अंदर, क्योंकि एग के अंदर जो है वाटर इसमें मिलाया, वाटर एग के अंदर मूवमेंट करेगा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ है, बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इट विल कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब हमने क्या करा, डी शेल्ड एग को कंसंट्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, कहाँ रखा, सॉल्ट के सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, अब देखेंगे तो एग क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, एग श्रिंक करेगा, क्यों क्यों, क्योंकि बाहर अगर सॉल्ट मिला दिया तो पानी है प्लस सॉल्ट है, बाहर अगर सॉल्ट मिला दिया तो पानी की कंसंट्रेशन बाहर क्या हो गई, पानी बाहर हो गया कम, तो एग से पानी निकल जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है, क्लियर है चीजें, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट वही किशमिश वाली एक्टिविटी जो मैं आपको ऑलरेडी बता दी, रेजिन्स मतलब किशमिश, ये सारी एक्टिविटी जो है एक बार आप पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगी, शुगर और सॉल्ट की सॉल्यूशन में रखेंगे इसको, फिर ऑब्जर्व करेंगे, ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स अप व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, नॉर्मल से पानी में रखा इसको, ये वाटर है, वाटर में किशमिश को रखा, सिकड़ी हुई किशमिश को, वो स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल चीज है कि स्वेल अप होगी, लेकिन इसको अगर हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा तो ये वाटर का लॉस कर देगी, कंसंट्रेशन में रखा तो सेल क्या कर रही है, वाटर को लॉस कर देगी, क्यों,
क्योंकि हमने क्या करा, पानी की जो अमाउंट है उसको चेंज कर दिया। कॉन्स्टेंटली वो क्या करेगी, श्रिंक करती जाएगी पानी का अमाउंट कम होते ही। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स हैं वो क्या करते हैं, पानी गेन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। मतलब आप लोगों को पता है कि कुछ खारे पानी में मतलब पाए जाते हैं कुछ जो जीव हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म हैं सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर जो है जरूरी नहीं कि सॉल्टी मटेरियल मिले, ठीक है। तो वो प्रोसेस कौन सा करते हैं, ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस के थ्रू वो फूड पार्टिकल्स को भी एनगल्फ करते होंगे क्योंकि वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है ना उनके पास में। इसी प्रोसेस के थ्रू पानी और ऑक्सीजन सारी चीजें अंदर बाहर मूवमेंट करती है, ठीक है। क्लियर है चीजें। और रही बात प्लांट्स की, ठीक है, तो प्लांट्स में भी ये सिस्टम चल रहा है। प्लांट्स के अंदर भी अगर पानी का मूवमेंट हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। डिफ्यूजन हैव इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि नेक्स्ट बात करेंगे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू लेनी है एनवायरमेंट से, इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। भाई जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, मान लो वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं या हम लोग भी ऑक्सीजन रेस्पायर कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से, या हम आगे उसको बात करें तो वो ऑस्मोसिस हो गया उन टर्म्स में। डिफरेंट molecules move in out in the cell through a type of transport requiring use of energy। एक बात बताओ, हम लोग फूड क्यों खा रहे हैं, फूड की क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक फूड हम इसीलिए खा रहे हैं ताकि हमारी बॉडी में होने वाली सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब खाने को डाइजेस्ट करना, उसको टुकड़ों में तोड़ना और उससे एनर्जी बनाना, बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी क्या है, एनर्जी है। हमने कल भी इस चीज के बारे में बात की थी कि हर चीज की बेसिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी, क्योंकि अगर आप में एनर्जी है तो आप मार्केट में चलोगे, अगर यू हैव लॉस्ट योर एनर्जी योर स्पार्क देन आपका कोई ऐसा नहीं कि आप किसी लोगों से अलग हैं, बिकॉज दुनिया उन्हें पूछती है जो हट करके चलते हैं, लीक से हट के एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। सब पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कुछ अलग आपने एफर्ट नहीं लगाया, कोई मतलब नहीं आपका, आपको अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और सारा खेल किसका है, एनर्जी का है, ठीक है। तो मेन चीज हमारे पास क्या आ गई कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है और किसकी बनी है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी है, जिसको क्या कहते हैं, लिपिड और प्रोटीन। आपको अलग अलग चीजें मिल जाएगी मेम्ब्रेन में कि मेम्ब्रेन जनरली क्या होती है, जो सबसे ज्यादा माना हुआ फॉर्मूला है वो मेम्ब्रेन का क्या फॉर्मूला है कि मेम्ब्रेन बाई लेयर होती है, मतलब ट्राई लेयर होती है, बाई लिपिड की लेयर होती है, इसमें बाई लिपिड लेयर होती है प्लस प्रोटीन की लेयर होती है, मतलब कुल मिला के जो मेम्ब्रेन है वो बनी किसकी है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी, किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर के बनी है। ये पता कैसे चला, through an electron microscope. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf the food and other material from its environment. ठीक है, नॉर्मल सी चीजें अमीबा के बारे में हमने बात की थी कि अमीबा के अंदर क्या होता है, बाहर से अंदर फूड को एनगल्फ करवाना होता है, एनगल्फ करवाना होता है किसको, फूड को, ठीक है। इसके लिए क्या प्रोसेस काम करेगी, सेल की फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने बताया था कल भी, अमीबा जो है उसकी सेल है बड़ी फ्लेक्सिबल होती है मेम्ब्रेन, वो इजीली एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया बनाती है, जिससे क्या होता है, जिससे फूड पार्टिकल को वो अंदर की तरफ एनगल्फ करती है, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एंडोसाइटोसिस। क्यों, सेल के अंदर चीज जा रही है, एंडो, साइटो मतलब सेल, सेल के अंदर चीज जा रही है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, चीजें क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसकी देखो ये आगे एग्जांपल, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर से एक एक्टिविटी है अबाउट फाइंड अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम द रिसोर्सेज स्कूल लाइब्रेरी थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, स्कूल की लाइब्रेरी और इंटरनेट पे, आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा लाइब्रेरी किसी के स्कूल में है या नहीं। फिर डिस्कस करते हैं अपन, खैर अपन भी डिस्कस करेंगे, टीचर मतलब हम भी डिस्कस करेंगे आपके साथ साथ। अब हम क्वेश्चन के आंसर करते हैं, हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे जो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब ये रेड है, इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ, हाउ द सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव एंड आउट द सेल, पता है डिफ्यूजन के थ्रू, और सेल के टर्म में हम बाद में उसको डिफ्यूजन के बाद क्या कर देंगे प्रोसेस को, ऑस्मोसिस बता देंगे। ठीक है, कि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उस केस में क्या कहलाएगी, ऑस्मोसिस कहलाएगी। और मूवमेंट कैसे होता है, 3 तरीके से होगा। कब कब, जब आइसोटोनिक होगा तो कैसा होगा, हाइपो होगा तो कैसा होगा, हाइपर होगा तो कैसा होगा। ठीक है, और मूवमेंट होता कैसे, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कौन जाता है, सॉल्वेंट पार्टिकल जाता है। क्लियर चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अपने अंदर से पास आउट होने देती है और पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अपने से अंदर बाहर निकाल देती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड साइमल्टेनियसली दैट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कि चीजों को वो सेलेक्ट करेगी कौन सी चीजें उसके अंदर से पास आउट होगी और कौन सी चीज को सेल द्वारा धक्का देकर के बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल बहुत ही बेसिक बात है कि जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल बॉडीज में, प्लांट बॉडी में एक और टर्म होती है सेल वॉल, जिसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो रिजिड कवर है, आउटर कवरिंग है रिजिड वाली, क्या है वो, रिजिड आउटर कवरिंग है ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, जनरली अगर मेम्ब्रेन पाई जा रही है तो सेल वॉल होगी आउटर कवरिंग, सबसे आउटर कवरिंग विल कॉल सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट वाली कवरिंग क्या कहलाएगी, मेम्ब्रेन। उसके बाद वाली कवरिंग क्या कहलाएगी, सेल। चीजें क्लियर हो गई क्या, चीज क्लियर हो गई क्या। ये क्या है, वॉल। मैंने बताया था बिल्डिंग के अंदर वॉल सबसे पहले होती है, फिर क्या है, मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये सेल। ठीक है, तो हमने आगे क्या पढ़ रहे हैं, जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल मेनली किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी। प्लांट सेल्स की सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज की बनी है, और जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स ही खाते हैं, प्लांट की लीव्स, प्लांट्स के पार्ट खाते हैं, इसलिए उनमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का सिस्टम पाया जाता है। और आपको एक बात और बता दो, बेसिक बात है, याद रखना चीजों को, कुछ कुछ चीजें ना रिलेट क्या करो बीच में, अगर याद आ गई तो पता चल जाए। तो ह्यूमन बॉडी में एक चीज है दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या है वो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एक्चुअली ये हमें अब मौजूद है, लेकिन इसका कोई फंक्शनल वर्क नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, बट एक मतलब पड़ी हुई है कोने में। ठीक है, तो वो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, एक्चुअली जब हम लोगों का जब इवोल्यूशन हुआ, स्टार्टिंग कहां से हुई, मंकी से हुई ना। तो हम जब स्टार्टिंग में प्लांट के पार्ट्स खाते थे तो उसमें सेल्यूलोज होता था, उसे डाइजेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या थी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल हमारी बॉडी में है नहीं, लेकिन मौजूद है। कई बार आप लोग सुनोगे आगे क्लासेस में कि इसको निकालने के लिए भी एक सर्जरी होती है, जिससे इसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो आगे क्या है, सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेल वॉल की बेसिक रिक्वायरमेंट प्लांट में क्या है, प्लांट क्या अपने आप को मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे सिर्फ हवा से यहाँ वहां मूवमेंट कर सकते हैं ना। फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है क्या प्लांट में, उसको रिजिड बना रहना है, कैसे अपनी जगह पर बना रहना है, रिजिडिटी चाहिए, और वो रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करती है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल्यूलोज।
कौन? सेल्यूलोज, जो कहाँ मौजूद है? सेल वॉल में मौजूद है, ठीक है। और इसके बाद क्या है? When a living plant cell loses the water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall, ठीक है। मतलब क्या है? जब मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट रहेगा तब क्या होगी? वही श्रिंक और बर्स्ट की बात हो रही है कि अगर पानी बाहर निकल गया तो सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? प्लाज्मोलाइसिस, मतलब प्लाज्मोलाइसिस। मैंने पहले भी आपको बताया कि प्लाज्मा जो है दैट इज लिक्विड विथ डिफरेंट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा मतलब क्या हो गया? वो लिक्विड हो गया जो सेल में मौजूद है। लाइसिस मतलब हो गया टूटना, ठीक है। तो प्लाज्मा का टूटना या प्लाज्मोलाइसिस होना मतलब उसका सेल का मतलब निकलना, उसमें से श्रिंक हो गई अगर सेल, मतलब सेल में से कुछ पार्ट बाहर निकला होगा तभी तो वो श्रिंक हुई होगी ना बच्चों, तभी तो वो श्रिंक हुई होगी ना। तो उसमें वो क्या कहलाया? प्लाज्मोलाइसिस, सेल का पानी बाहर निकलना, इट्स कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। We can observe this phenomena by performing the following activity. Next activity की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? इन्होंने एक रियो प्लांट की लीफ ली है वाटर के अंदर और उसको एग्जामिन किया है हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर करेंगे। नोट दैट ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लांट की जो सेल है उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं जो उसको कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्लास्टिड है। एक टर्म सुन लो, आगे आएगा, प्लास्टिड दैट इज ए सेल ऑर्गेनेली। ये 3 टाइप के होते हैं। एक कलर के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कलर होंगे। एक फूड स्टोरेज के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, और फूड स्टोरेज में वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब के लिए रिक्वायर्ड है। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये चीजें हैं। प्लास्टिड में हम 3 पढ़ेंगे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर की इसमें ग्रेन्यूल्स मिलेंगी, ग्रीन कलर के ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। आप लोग ने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मैं बता देती हूँ। ये क्लोरोप्लास्ट लीव्स को ग्रीन कलर देने के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो सनलाइट है उसको वो इफेक्टिवली ऑब्जर्व करके फूड बना सके, ठीक है क्या? क्लियर है चीजें? सनलाइट को क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो है वो क्या करेगी? क्लोरोप्लास्ट है एक प्लास्ट, मतलब इसको हम कलर बोलेंगे, वो कलर प्रोवाइड कर रहा है। और क्लोरोफिल जो है वो उसका क्लोरोफिल जो है वो एक उसका कंपाउंड फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसे शुगर या वाटर सॉल्ट, शुगर या सॉल्ट कंसंट्रेशन में डालेंगे माउंटेड लीफ को, ठीक है। दिस स्लाइड, wait for a minute and observe under a microscope. What do you see? Now place some rio leaves in the boiling water for a few minutes. This kills the cells. मतलब हुआ क्या? आपको पता है चीजों को बॉईल करने के लिए किया जाता है, कहा जाता है कि चीजें बॉईल करोगे तो उसकी बैक्टीरिया मर जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही इसमें है कि चीजों को हमने जब बॉईल किया कुछ मिनट्स के लिए तो वो कुछ सेल्स को किल कर देंगी। तो उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप पे और पहले वाली कंडीशन पे ऑब्जर्व करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और वाटर के अंदर हम माउंटेड लीफ को ऑब्जर्व करेंगे और क्या होगा? प्लाज्मोलाइसिस हुआ या नहीं वो चेकआउट करेंगे, ठीक है। वो चेकआउट करेंगे कि एक्टिविटी से हमें क्या मिलता है। अब आपको करना क्या है? ये एक्टिविटी को एक बार पढ़ना है, ठीक है, और वो डिफ्यूजन से और ऑस्मोसिस से रिलेट करना है, ठीक है। ऑस्मोसिस से उसको रिलेट करना है। अगर रिलेट कर लेते हो तो चीजें समझ आ जाएगी, वरना हम तो कल बताने के लिए है ही है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही। अपन ने पढ़ा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल, हमने बेसिक बातें इसमें सारी कर ली है। डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेल की सेलुलरिटी क्या होती है, फंक्शनलिटी क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है।
नाउ हम आगे पढ़ेंगे सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में, सेल की कवरिंग कैसे बनती है उसके बारे में, और जो एक्टिविटी आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है उसे अच्छे से आप पढ़ेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और ऊपर आपके आता है और नीचे हम काका बैठे हैं आपको समझाने के लिए। तो चैनल को फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना बच्चों, ताकि हम कल आपको वापस एक नई एनर्जी के साथ मिले और एक्सपेक्ट करें कि आप भी हमें नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अच्छे से पढ़ाई करेंगे सब लोगों की। बाय बाय।